सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज डॉक्टर गुप्ता में आपका स्वागत है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भीड़ भाड़ है और प्राइवेट अस्पताल महंगे हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कई बार बड़े बड़े शहरों में भी जो बेसिक ज़रूरी दवाइयां हैं वो भी नहीं मिलती हैं। अब जो ऐसा ही अविश्वास का माहौल बना हुआ है, क्या इस अविश्वास के माहौल में ये संभव है कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे परिवारजन को सही उपचार मिले? लोग ये संदेह करते हैं कि जो निजी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्या वो सही उपचार कर रहे हैं या उनका जो फोकस है वो केवल पैसे पर है। ये अब आंकड़ों में आ गया है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल कम होती है, सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। और एक पहले प्रोग्राम आता था जिसमें कि ऑन कैमरा जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, जो डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि उनको रात को पार्टी में जाना है, या कई बार डिलीवरी रात को बहुत देर से होगी, या 2-3 मरीजों की डिलीवरी एक साथ होने वाली है, तो उस कारण उन्होंने उनमें से 1 या 2 मरीज का सिजेरियन सेक्शन कर दिया। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम या दिल्ली से आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो इन 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल से त्रस्त हो चुके हैं, थक चुके हैं। उनकी जो शिकायत है वो शिकायत ये है कि उनको ये समझाया नहीं जाता कि उनका क्या उपचार हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कई बार उनको ये भी लगता है कि शायद उनके अनावश्यक टेस्ट कराए जा रहे हैं, अनावश्यक उनका उपचार किया जा रहा है सिर्फ पैसा बनाने के लिए। आज के विमर्श में हम कुछ ऐसी समस्याओं पर चर्चा करेंगे जिनकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको दिखे कि किस तरह से समस्याएं सरकारी अस्पतालों में आती हैं और किस किस तरह के काम प्राइवेट अस्पतालों में किए जाते हैं, और इससे आगे चल के अपने मरीज को सुरक्षित रखने का, सही उपचार करने का क्या तरीका हो सकता है। हमने इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि उपचार कराने के बाद लोग असंतुष्ट क्यों रहते हैं। उसका जो वीडियो है उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी अस्पतालों में किस किस तरह की समस्याएं आती हुई देखी गई हैं। जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वो जनरली साफ सुथरे होते हैं, उनमें भीड़ भाड़ भी कम होती है, और जो वहाँ का स्टाफ होता है, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे भी शिकायतें अपेक्षाकृत कम आती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनमें जो उपचार का निर्णय है वो अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है, और जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे मुलाकात जल्दी हो जाती है और आसानी से हो जाती है। लेकिन जो इन अस्पतालों के एथिक्स हैं, जो उनकी ईमानदारी है, उस पर कई बार गंभीर प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जो कि मैंने स्वयं होते हुए देखे हैं प्राइवेट अस्पतालों में। ये एक घटना जिसमें कि एक आंख के पास लगी हुई चोट को फेविक्विक से चिपकाने का आरोप लगाया गया था, यह मीडिया में बहुत चर्चित हुई थी। हालांकि अस्पताल ने इसका बड़ी प्रमुखता से खंडन किया है, लेकिन यह घटना ये दिखाती है कि किस प्रकार जनता और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में अविश्वास की स्थिति है। मैं अपने शहर से एक उदाहरण दूंगा जहाँ पे कि एक मरीज एक बड़े कैंसर अस्पताल में जाती है और उसका ये डायग्नोसिस बनता है कि उसके पित्त की थैली में एक गांठ है, एक मास है, और उसे कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है। कीमोथेरेपी लगाने से पहले ना तो उसकी कोई एफएनएसी की जांच हुई है, ना कोई बायोप्सी हुई है, यानी किसी तरह की रोग के प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। और जो उपचार का जो निर्णय था वो उसकी जो इमेजेस हैं, जो सीटी स्कैन, पेट स्कैन है, उसको देखकर लिया गया था। वह रोगी मेरे पास सेकेंड ओपिनियन के लिए आई। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि शायद इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, ऑपरेशन संभव है। जो लोग हमारा पित्त की थैली के कैंसर का वीडियो देख चुके हैं उनको ये मालूम है कि पित्त की थैली के कैंसर में बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो एकमात्र तरीका है वो ऑपरेशन है। तो यदि उसको ऑपरेशन की बजाय दूसरे उपचार की तरफ ले जाया जा रहा था, इसका मतलब बीमारी को जड़ से खत्म करने की संभावना नहीं मानी जा रही थी। पित्त की थैली के कैंसर में ऑपरेशन से पहले एफएनएसी या बायोप्सी कराना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि उससे बचा जाता है, लेकिन कीमोथेरेपी लगाने से पहले यह अनिवार्य है। जब उसका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में आया कि उसकी पित्त की थैली में कैंसर था ही नहीं। उसको एक दुर्लभ स्थिति थी जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी ने पित्त की थैली में गांठ बना रखी थी। अब जरा सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि यदि टीबी की गांठ में कीमोथेरेपी लगा दी गई होती तो टीबी का इन्फेक्शन पूरे शरीर में किस तरह फैल जाता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह कीमोथेरेपी लगाने का निर्णय एक रेडिएशन के डॉक्टर ने लिया, और उन्होंने अपने जो सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे, कैंसर सर्जरी के स्पेशलिस्ट, उनको मरीज दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। एक दूसरी घटना इसी प्रकार की है जो नोएडा के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल की है, जहां पर कि एक स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट
फिर गॉलब्लैडर कैंसर का ही पेशेंट था, जिसके जांचों में ये स्पष्ट दिख रहा था कि यह बीमारी फैल चुकी है। उसके बाद भी उसको ऑपरेशन के लिए ले लिया गया, और जैसा आप समझ सकते हैं, जैसी अपेक्षा की जा सकती है, ऑपरेशन के दौरान कुछ कर पाना संभव नहीं था, उसका पेट फिर से बंद कर दिया गया। शायद यह सब केवल आर्थिक लाभ के लिए किया गया। हमारे शहर में एक सर्जन है जो जनरल सर्जन है, उन्होंने अपने अस्पताल में एक पेशेंट के ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर में स्तन बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं थे, तो उसका जो परिणाम आया वो कुछ इस तरह का आया। और मैं क्षमा चाहूँगा, यदि इसका स्तन पूरी तरह निकाल दिया गया होता तो जो फ्लैट चेस्ट जो दिखती है, सपाट जो छाती दिखती, वो शायद इस बचे हुए ब्रेस्ट से कम खराब दिखाई देती। इन्हीं डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट और आया था जिसका कि पित्त की थैली का कैंसर गले की गांठ तक फैल गया था, और उसको पहले एक स्पेशलिस्ट ने बता दिया था कि आपको कीमोथेरेपी लगाई जाएगी, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। उस मरीज को भी ऑपरेशन के लिए ले लिया गया और उसका पेट बस खोलकर बंद कर दिया गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरे पास एक और पेशेंट थे जो फिर दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिखाकर आए थे, जिनको कि एक महंगी टारगेटेड थेरेपी लगाने की सलाह दी गई थी, और यह उनकी जांचों में स्पष्ट था कि जिस टारगेट को एड्रेस किया जा रहा है, यानी जिस टारगेट के लिए टारगेटेड थेरेपी होती है, वो टारगेट उनके टेस्ट में नेगेटिव था। अर्थात आप जिस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिसेप्टर मरीज के ट्यूमर में है ही नहीं। तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ हॉस्पिटल फार्मेसी के बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। और जो स्थिति है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो और ज़्यादा खराब हो जाती है यदि किसी रोगी के पास में एक बड़ी सी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। हम इस बारे में विस्तार से अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम सरकारी अस्पतालों पे आते हैं, इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो बड़े अच्छे अस्पताल हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है या जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, इनकी वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी होती है। और कभी कभी तो लोग ओपीडी में पेशेंट दिखाने के लिए अपना नंबर आने के इंतज़ार में रात को सड़क पर, फुटपाथ पर सोकर अगले दिन अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी बार जो ऑपरेशन के मरीज होते हैं, उपचार के मरीज होते हैं, उनको इतना लंबा समय दिया जाता है उपचार के लिए कि हो सकता है कि उसका नंबर आने तक रोगी जीवित ही ना बचे। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो कर्मचारी हैं, उनका जो व्यवहार है, खासतौर पे जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, 4th क्लास कर्मचारी हैं, उसके बारे में बहुत शिकायतें सुनने में आती हैं। जो बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जिनमें कि लेबर रूम में या वार्ड में कई बार कुत्ते घूमते हुए देखे जाते हैं, ये भी आप लोगों ने दुर्भाग्य से काफ़ी बार सुनी होंगी। अस्पताल की जो कॉरिडोर्स हैं उनकी गंदगी या जो वहाँ की बेडशीट्स हैं वो कितनी साफ़ होती हैं, उनके बारे में चर्चा ना ही की जाए तो बेहतर है। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक समस्या और आती है जिसको मरीज बहुत कम समझ पाते हैं। वो ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सब के सब एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी जो योग्यता है उसमें बहुत वेरिएशन होता है और अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। कुछ जो युवा डॉक्टर हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उनके निर्णय लगभग प्रोफेसर के निर्णय जितने अच्छे होते हैं, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता। उदाहरण के लिए ये जो रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, ये दिल्ली के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट ने कराने के लिए कहा था, और यह एक ओवरी यानी जो बच्चेदानी के पास में अंडेदानियाँ होती हैं, ओवरीज होती हैं, उनके कैंसर का टेस्ट है। और जिस तरह मैंने हाईलाइट किया हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये टेस्ट एक दाढ़ी मूंछ वाले मरीज में कराने के लिए कहा गया था जिसके शरीर में ओवरी है ही नहीं। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर इस टेस्ट को करा रहा था, उसको जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यदि कैंसर कहाँ से शुरू हुआ है इसका पता नहीं है, तो इसको पता कराने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाने चाहिए। एक समस्या और है, लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं ये आशा रख के, ये मानकर कि बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में उपचार मुफ्त होता है, वहाँ पर आपका पैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल की प्रेस कटिंग्स हैं, ये राष्ट्रीय अखबारों की प्रेस कटिंग्स हैं, जिनमें दिख रहा है कि कई बार जो बड़े शहर हैं उनमें भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ जाती है कि अस्पताल में ग्लव्स जैसी बेसिक चीज़ भी नहीं होती है। जिस समय दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर था और लोगों को सांस की दिक्कतें आ रही थी, उस समय दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों में जो सांस के रोग हैं उनकी दवाइयाँ तक नहीं थी। जो सरकारी अस्पताल हैं उनको कंज्यूमर कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। शायद इस वजह से कहीं कहीं पर लापरवाही आ जाती होगी। जो ये एक उदाहरण आपको दिख रहा है, इसमें एक मरीज के नेबुलाइजर में डिस्टिल्ड वाटर भरने का काम था जो कि सिस्टर को करना था। वो सिस्टर ने ना करके वार्ड बॉय को करने को दिया और वार्ड बॉय ने उसमें पानी की जगह स्प्रिट भर दी। इसी प्रकार ये दूसरी घटना है जो इंदौर की है, जहाँ पर कि एक बच्चे के हाथ में जो टेप लगी हुई थी कैनुला के पास में, उस टेप को काटने का प्रयास करते हुए सिस्टर ने उस बच्चे का अंगूठा ही काट दिया। और ये अफवाहें नहीं हैं, ये राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टेड घटनाएं हैं।
लेकिन यह भी सत्य है कि जितने भी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो उपचार होता है वो जनरली प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, जो उसके स्थापित मानक हैं उनके हिसाब से होता है। और यदि कोई जूनियर डॉक्टर किसी पुरुष में ओवरी के कैंसर का टेस्ट करा ले या किसी महिला में प्रोस्टेट के कैंसर का टेस्ट करा ले, उसके बाद भी जो फाइनल जो निर्णय प्रोफेसर के द्वारा लिया जाता है वो ज़्यादातर मामलों में साइंटिफिकली सही होता है। लेकिन यह तब नहीं होता जबकि किसी जनरल अस्पताल में एक जनरल डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट उपचार के बारे में बताए, वहां वो भी गलती करते हैं। तो जो हमारा उपचार है वो सही हो, यह बात सुनिश्चित हो जाती है यदि हम किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब प्राइवेट अस्पताल नहीं, स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल। अब इसमें हो सकता है इसका मतलब हो कि हमें उपचार के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े। अब हम सब कहते हैं कि सही उपचार और सही समय, तो यदि सही उपचार के लिए हमने महीनों तक इंतजार किया तो फिर उसका तो जो मेन मकसद है वही डिफीट हो जाता है। तो क्या कोई तरीका है? मैंने बहुत लंबे समय तक देश के सबसे प्रतिष्ठित कैंसर अस्पताल में काम किया है और उसके बाद काफ़ी समय से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि जो इसका एक उपाय है वो यही है कि हम लोग बजाय अस्पताल पर फोकस्ड होने के हम लोग डॉक्टर पे फोकस्ड हों। जिन उदाहरणों का मैंने जिक्र किया उनमें जो भी पेशेंट अस्पतालों में जाकर गलत ट्रीटमेंट करा पाए थे, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने अस्पताल का नाम लेकर उपचार कराया था, वो किसी डॉक्टर के नाम से नहीं गए थे। जब भी हम किसी अस्पताल में जाएं तो हम मरीज को ये पता होना चाहिए कि उसे क्या बीमारी है और उसे ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर उसका उपचार कर रहा है वो इसी बीमारी का डॉक्टर है। यानी कि अस्पताल जाने से पहले चाहे प्राइवेट में जाएं चाहे सरकारी में जाएं, थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं। ज़्यादातर मामलों में यदि ये एक सावधानी बरती जाए तो हम सही उपचार सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके बाद भी यदि हमें संदेह रहे तो रोगी किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर जो वहाँ की सीनियर फैकल्टी है उससे एक बार मशवरा, उससे एक बार राय करके आ सकते हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें काफ़ी के अंदर प्राइवेट ओपीडीज होती हैं जहाँ पर कि थोड़ा सा कंसल्टेशन फ़ी का भुगतान करके जो प्रोफेसर हैं उनसे जल्दी मिला जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग जो अपना वास्तविक उपचार है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं, क्योंकि हमने सुनिश्चित कर लिया कि उपचार का जो निर्णय था वो निर्णय सही था और उसको एक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने भी एंडोर्स किया है, उसका समर्थन किया है। ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम अपने उपचार की जो ओपिनियन डॉक्टर की है उसको क्रॉस चेक भी करा सकते हैं और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट में उपचार के लिए लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है उससे भी बच सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कभी भी अपना जो कीमती समय है उसको बहुत सारे राय लेने में, बहुत सारी ओपिनियन लेने में बर्बाद ना करें। एक या दो संतोषजनक ओपिनियन लेने के बाद आपका मन स्थिर हो जाना चाहिए कि आपको कहाँ उपचार कराना है। आखिर में जो एक तरीका हम देख पाते हैं जो सही उपचार सुनिश्चित कर सकता है वो यही है कि आप चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हो चाहे प्राइवेट में करा रहे हो, आप सही डॉक्टर के पास हैं। और जब मैं सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो मैं जिला अस्पताल या हर जिले में खुले हुए मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करता हूं, बल्कि जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जैसे बच्चों के लिए नोएडा में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, इस तरह के जो विशेषज्ञ अस्पताल हैं वहाँ की जो फैकल्टी है उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं उन ट्रीटमेंट्स में जनरली गलतियाँ नहीं मिलती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जो कंसर्न विशेषज्ञ है उसी के पास जाएं, अस्पताल पे फोकस ना रहें, लेकिन डॉक्टर जो है उस डॉक्टर की जो योग्यता है उस पर ध्यान दीजिए। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप उस निर्णय को क्रॉस चेक करा सकते हैं। इस सब को करने के बाद जिस भी डॉक्टर से आप उपचार करा रहे हैं उनमें विश्वास रखें, अपना समय बहुत सारी ओपिनियन लेकर उपचार को लेट करने में बर्बाद ना करें। इस सब के साथ ही मैं सभी रोगियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।